Good morning friends. Today we are going to learn Hindi व्याकरण. Open page number 42. Write today's date and day. Part 8 कारक. कारक क्या होते हैं इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे. कारक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है. यहाँ पर बच्चा जहाज पर बैठा है. ठीक है. अध्यापिका ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाई. यहाँ पर देखेंगे आप पर और ने को, ये जो शब्द आए हैं इन्हें हम कारक कहते हैं. ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा व सर्वनाम की क्रिया से संबंध का बोध कराते हैं, है ना. बच्चा जहाज पर बैठा है तो संज्ञा और सर्वनाम उनके क्रिया के संबंध का बोध कराते हैं हमें. इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं. कारक के प्रकार बताए गए हैं. कारक 8 प्रकार के होते हैं. निम्नांकित तालिका में कारक व कारक चिन्ह को देखिए. यहाँ पर देखिए कारक जो हैं 8 प्रकार के हैं. पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन. ये इस प्रकार से कारक के 8 प्रकार हैं. अब कर्ता. कर्ता का मतलब क्या है? काम करने वाला, है ना. तो इसके लिए अधिकतर ने चिन्ह यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पर अध्यापिका ने मीन्स अध्यापिका क्या है? काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, है ना. तो इधर ने चिन्ह आपका कारक होगा. दूसरा है कर्म, जिस पर काम का फल पड़े, है ना. छात्रों को व्याकरण पढ़ा रही हैं. किसको पढ़ा रही हैं? छात्रों को. तो यहाँ पर कर्म क्या होगा? जिस पर काम का फल पड़े, तो को इसका कारक चिन्ह होता है. अब करण, जिसके द्वारा काम किया जाए, है ना. जैसे इसके क्या पहचान होती है? से और के द्वारा. ठीक है. इसको और हम आगे अच्छे से समझेंगे. संप्रदान, जिसके लिए काम किया जाए, को के लिए. इनके कारक चिन्ह हैं. अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, है ना. जब कोई चीज़ अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इधर पर जो है अपादान कारक होता है यहाँ पर से. ठीक है. संबंध, जो संबंध जोड़े, का, के, की, रा, रे, इस प्रकार के ये कारक चिन्ह इसमें आते हैं. अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो. ठीक है. में, पर और संबोधन है जिन शब्दों से पुकारा जाए. ठीक है. तो ये हे, अरे, इस प्रकार के ये चिन्ह संबोधन कारक में आते हैं. अब इनको हम और अच्छे से समझते हैं. कारक के प्रयोग. कर्ता कारक, वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है. जैसे श्रेया ने गाना गाया. कुछ वाक्यों में चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे श्रेया गाना गाती है. ठीक है. और दूसरा है कर्म कारक, वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं. कर्म का चिन्ह को है, जैसे गुरुजी ने छात्र को मारा, है ना. तो यहाँ पर को क्या होगा? कर्म कारक. कुछ वाक्यों में चिन्ह को का प्रयोग नहीं होता, जैसे बढ़ई लकड़ी काटता है. ठीक है. अब करण कारक, जिस वस्तु या साधन द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाता है उसे करण कहते हैं. ठीक है. करण का चिन्ह से है, जैसे माताजी चाकू से फल काट रही हैं. तो साधन क्या है यहाँ? चाकू. तो इधर पर इसमें क्या आया है? करण कारक से. उन्होंने मुझे छड़ी से पीटा. तो किस चीज़ से पीट रहे हैं? वस्तु क्या है? साधन यहाँ छड़ी. ठीक है. तो जहाँ पर जिस वस्तु या साधन द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं.
चौथा है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान का चिन्ह के लिए या को है, जैसे पिताजी मेरे लिए बस्ता लाए, है ना। तो यहाँ पर क्रिया जिसके लिए क्रिया की जाती है, मीन्स यहाँ पर किसके लिए पिताजी बस्ता लाए, मेरे लिए, है ना। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। दिव्या ने रोहित को उपहार दिया। किसको उपहार दिया, रोहित को। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक कहलाता है। फिर है अपादान कारक। जब किसी से कोई वस्तु अलग होती है तो जिससे वस्तु अलग होती है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान का चिन्ह से है, जैसे पेड़ पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो पेड़ से यहाँ पर क्या होगा, ये अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है ना। तो ये गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसी प्रकार से पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ यही बताया है, जब किसी से कोई वस्तु अलग होती है तो जिससे वस्तु अलग होती है वहाँ अपादान कारक होता है। छठवा है संबंध कारक। वाक्य के दो शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द में संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रा, रे ही है। जैसे हर्ष की कमीज मैली है, इधर हर्ष और कमीज दोनों में संबंध है की, तो यहाँ पर हर्ष की कमीज मैली है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। तो इस प्रकार से वाक्य के दो शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द में संबंध कारक होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, शब्द के जिस रूप में क्रिया के होने के का स्थान या समय का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण का चिन्ह में या पर है। जैसे सूरज दिन में निकलता है, तो यहाँ पर क्रिया के होने का समय बताया गया है। सूरज कब निकलता है, दिन के समय। और माताजी कुर्सी पर बैठी हैं, इधर पर स्थान का बोध हो रहा है कि माताजी कहाँ पर बैठी हैं, कुर्सी पर। तो यही बताया है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान या समय का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। और इसमें क्या चिन्ह आते हैं, में या पर। ठीक है, आठवां है हमारा संबोधन कारक, आखिरी। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारे जाने का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं। जिसके चिन्ह हैं हे, अरे, ए, हे। जैसे अरे प्रशांत शैतानी मत करो, ए लड़कों इधर आओ, हे राम रक्षा करो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। ठीक है, तो जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारे जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप कि संप्रदान तथा कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग में अंतर। दोनों में ही आपको बताया कि इसमें को जो है आता है। तो अब इसमें अंतर कैसे होता है वो देखते हैं। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान में किसी के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जिससे साक्षी ने फलों को काटा तो फल कट गए हैं, तो इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और संप्रदान में क्या होता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है। जैसे उसने अपने पिताजी को फल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी के लिए फल लेकर आए हैं। तो क्या है, संप्रदान में किसी के लिए कार्य किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है, तब वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। अभी यहाँ पर देखते हैं करण तथा अपादान कारक में से चिन्ह के प्रयोग में अंतर। दोनों में ही से आ रहा है। अब अंतर कैसे करेंगे। करण कारक में किसी के द्वारा कार्य किए जाने का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में किसी से अलग होने का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है। जैसे दर्जी कैंची से कपड़े काटता है। ठीक है,
तो कार्य कर रहा है वो कैंची से, और इसमें वह बाजार से फल लाया। अब फल लेकर वो घर आ गया है, तो ये अलग हो रही हैं जगह, तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक। ठीक है, तो इस अंतर को आप लोग ध्यान रखेंगे और आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही आज हमें आगे का चैप्टर पाठ 9 सर्वनाम भी पढ़ना है। सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम ये हम पहले से ही पढ़ते आए हैं काफ़ी टाइम। चलिए इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। यह तस्वीर महात्मा गांधी की है। ये सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए। इन्हीं के कारण हमें आज़ादी मिली है। हम इन्हें बापू कहकर पुकारते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द आए हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अभी सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। उसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, मैं घर जाता हूँ, तो मैं जो है यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मीन्स बोलने वाला अपने लिए स्वयं जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है ना। हमने खाना खाया, तो हमने यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब दूसरा है इसी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है। अब सुनने वाला कौन है, तो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, ये इस प्रकार से। उदाहरण, तुम अपना काम करो। ठीक है, तो सुनने वाला कौन हो गया, तुम, तो ये कहलाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है, तो जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा आता है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह मेरा मित्र है ना। ये हम किसी और से बता रहे हैं कि वह मेरा मित्र है, तो ये क्या हो गया, वह अन्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका घर सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पहला प्रकार हमने देखा था सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है। ठीक है, निश्चित रूप से कह रहा है वो कि यह मेरा घर है। वह श्यामपट बड़ा है। ठीक है, यहाँ निश्चितता बताई जा रही है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्पष्ट होता है वाक्य से कि जहाँ पर निश्चितता नहीं बताई जाएगी तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, आज मुझे कहीं जाना है। कहीं जाना है तो यहाँ कोई जगह का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, कहीं जाना है तो ये अनिश्चयवाचक हो गया, है ना। देखो कोई आ रहा है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है ये अनिश्चितता को व्यक्त करता है। ठीक है, चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, है ना, आपको क्या चाहिए,
तो इस प्रकार से प्रश्न जहाँ पर किया जा रहा है वहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध का बोध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संबंध है यहाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिधर देखो उधर ही गंदगी है। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दोनों का एक दूसरे से संबंध यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है, वह स्वतः ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से निज, अपने बारे में जब कोई कहता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो हमने पढ़े ये 6 प्रकार के, इनमें भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन निम्नलिखित हैं। पहला जो था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इनके एक वचन और बहुवचन आपको दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी एक वचन और बहुवचन बताए गए हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के दिए हैं एक वचन बहुवचन। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन बताए गए हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के भी एक वचन बहुवचन यहाँ आपको बताए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज करना है हमको। फिर आगे हम पढ़ते हैं पाठ 10 विशेषण। ये भी आप पढ़ चुके हैं। विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताना, ठीक है। उदाहरण दिए गए हैं सुंदर स्त्री, भूरी बिल्ली, पक्का आम, 4 आदमी, थोड़ा पानी, 1 लीटर दूध, है ना। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं, इन सभी की विशेषता बता रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द काले शब्दों के बारे में बता रहे हैं। रंगीन शब्द काले शब्दों के गुण, दोष तथा मात्रा बता रहे हैं। यही गुण, दोष एवं मात्रा या नाप तोल इनकी विशेषता है। इन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे ये फल पके हुए हैं, है ना, तो विशेषण क्या होगा, पके, और विशेष्य होंगे यहाँ पर फल। तो विशेषता बताते हैं तो वो जिस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताई जा रही है उसका विशेषण कहलाता है, ठीक है। और भी उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं। अभी एक चीज़ और हम पढ़ते हैं यहाँ पर, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पानी बहुत ठंडा है। देखिए पानी जो है वो विशेष्य है और ठंडा उसका विशेषण है। अभी बहुत ठंडा है तो बहुत वर्ड जो है यहाँ पर प्रविशेषण होगा, ठीक है। तो विशेषण है ठंडा, प्रविशेषण है बहुत और विशेष्य है पानी, ठीक है। वह महिला अत्यधिक सुंदर है। तो महिला क्या है, हमारी विशेषण है, विशेष्य है महिला, है ना, और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है, तो सुंदर उसका विशेषण है। अभी अत्यधिक सुंदर है तो अत्यधिक शब्द जो है वहाँ पर प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है। मुझे कम मीठी चाय देना, तो यहाँ पर देखिए आप, चाय क्या होगा हमारा विशेष्य, और मीठी तो होती है ना, उसकी विशेषता है मीठी, और कम वर्ड यूज़ कर दिया है तो वहाँ प्रविशेष्य क्या होगा, कम, ठीक है। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण
के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, काल, दशा का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा आदमी, दयालु पुरुष, शांत बालिका। तो ये क्या हो रहे हैं? इनके गुण, दोष, काल, दशा इनका बोध करा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सही संख्या का बोध होता है तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है। अब इसमें भी इसके भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरी है अनिश्चित संख्यावाचक। जिसकी संख्या निश्चित हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 फूल, 5 आदमी, 4 पेंसिल। ठीक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे? जिसकी संख्या के निश्चित ना हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे थोड़ा पानी, कुछ फल, बहुत से लोग। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चल रहा है। ठीक है। थोड़ा वर्ड यूज हो रहा है, कुछ, बहुत से। तो यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से विशेष्य के परिमाण, नाप तोल का बोध होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 2 किलो आम, 500 ग्राम। ठीक है। तो एक नाप तोल जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हमें क्या मिलता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिसका परिमाण निश्चित हो वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 दर्जन केले, 5 लीटर दूध आदि। और अनिश्चित में जिसका परिमाण निश्चित ना हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सारा दूध, थोड़ा आम। है ना। यहाँ पर नापतोल तो हो रही है मगर एक निश्चितता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इसे अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। फिर चौथा है इसका सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे लोग शहर जा रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी एक्सरसाइज हमें करना है। और लास्ट है हमारा आज का चैप्टर है पाठ 11 क्रिया। क्रिया के बारे में भी हम जानते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में सभी प्राणी कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है। दिख रहा है आप सभी को? सूरज निकल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, गाय भूसा खा रही है, मुर्गा बाग दे रहा है, किसान खेत में जा रहा है, उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही है। तो यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के 2 रूप होते हैं, धातु रूप और सामान्य रूप। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु रूप कहते हैं। जैसे पढ़, चल, खा, पी, सो, नहा आदि। और सामान्य रूप में धातु में न जोड़ने पर वह सामान्य रूप में बदल जाता है। जैसे पढ़ना, चलना, खाना, पीना, सोना, नहाना आदि। तो ये क्रिया के 2 रूप हैं, धातु रूप और सामान्य रूप। अब क्रिया के प्रकार हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नेहा सेब खा रही है, तो कर्म क्या है? सेब, और क्रिया क्या है? खाना। ठीक है। जलज पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कर्म क्या है? पुस्तक। और क्या क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना।
ठीक है। तो इन वाक्यों में क्या किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे नेहा क्या खा रही है, तो सेब, और जलज क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। अभी अकर्मक क्रिया में क्या होता है, जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधिका गा रही है, कृष्णा खेल रहा है। इन वाक्यों में क्या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे राधिका क्या गा रही है ना, तो राधिका क्या गा रही है, गाना तो अभी यहाँ पर वर्ड आया ही नहीं है, राधिका गा रही है बस, तो यहाँ पर ये कहलाते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। कृष्णा क्या खेल रहा है, कृष्णा खेल तो रहा है मगर क्या खेल रहा है ये नहीं बताया गया है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं इनमें अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी भी एक्सरसाइज हमको करना है। आपको आज के सभी चैप्टर अच्छे से समझ आए हैं। अभी हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।